हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे इंजीनियर्स, स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कवर कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर। इसमें से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दी हुई है। ये क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। ए स्टेप्ड वर्टिकल स्टील बार इज फिक्स्ड एट द टॉप एंड दिस सेगमेंट ऑफ बार, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। द सेगमेंट ऑफ बार ए बी बी सी सी डी आर 1 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 into 20, 10 into 10, 20 into 20 mm रेस्पेक्टिवली। आगे कहता है ए 5 kilonewton लोड इज अप्लाइड डायरेक्टली एट डी and 6 kilonewton load is applied to lever which is attached to stepped bar at B and C as shown in figure। इसका फिगर है, आगे दिखेगा। Given that Young's modulus of elasticity equal to 2 into 10 to the power 5 MPa, Poisson's ratio is 0.25। The connection between lever and bar is hinge, है ना। लीवर और बार जो भी यहाँ पे कनेक्शन एक गिवन है, वो कनेक्शन किस टाइप का है? हिंज। हिंज कनेक्शन पे मोमेंट जीरो, ओनली रिएक्शन, है ना। डिटरमाइन, पहला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी, दूसरा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार। ये आपका डायग्राम गिवन है। देखिए एक स्टेप्ड बार है जिसमें 3 बार है, मतलब 3 लेंथ है, ए बी बी सी सी डी। हर एक का लेंथ है 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया 20 into 20, 10 into 10, 20 into 20। पॉइंट डी पर डायरेक्टली एक 5 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड अप्लाइड था, 5 किलोन्यूटन, और 6 किलोन्यूटन के लोड अप्लाइड थे लीवर में, जो कि इस बार से पॉइंट बी और पॉइंट सी पर हिंज कनेक्शन के माध्यम से इस तरह से कुछ, जैसा आपका फिगर में दिख रहा है, कनेक्टेड है। और उस पे पॉइंट एफ और पॉइंट एच पर 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, ये डायग्राम वगैरह सब कुछ देके ई का वैल्यू दे दिया है, पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू दे दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी क्या होगा, आप निकालिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बार क्या होगा, अब ये निकालिए। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे। ईएस का क्वेश्चन है 20 मार्क, 20 नंबर का। सो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा, अप्रोच, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि एक बेसिक सा अप्रोच है। तो पॉइंट डी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज कि ये जो ए बी है, ए बी पार्ट, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा 1, बी सी पार्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा 2 एंड सी डी पार्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा 3। So total vertical deflection of point D will be delta, which will be nothing but equal to displacement of delta 1, displacement of delta 2, means total displacement delta 2 plus total displacement delta 3। इस तरह से, या फिर इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखो, कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट D, इसको मैं कहता हूं डेल्टा D, which will be equal to nothing but डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी बार डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी बार प्लस डेल्टा सी डी। तीनों का डिफ्लेक्शन जब हम ऐड करेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल मतलब एक्सियल निकालने के लिए पूछ रहा है, जब तीनों का डिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे तो हमको डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। सो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट डी निकालने के लिए हमको तीनों बार का इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करनी है, ए बी सेगमेंट का, बी सी सेगमेंट का, सी डी सेगमेंट का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसको अगर मैं इसका फॉर्मूला को एक्सपेंड करूं, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद जो जो चीजें हमको रिक्वायर्ड चाहिए वो है कि नहीं होंगे तो हम निकालेंगे, आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला में डाल देंगे। जो हमने फॉर्मूला बनाया है हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे इंजीनियर? फोर्स इन, फॉर एग्जाम्पल ए बी मेंबर का अगर हम निकालें, फोर्स इन ए बी इंटू लेंथ ए बी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बी इंटू ई, ओके, पी एल अपॉन ए, यही होता है। तो ई तो सभी के लिए कांस्टेंट है, पूरे बार के लिए कांस्टेंट है, तो तीनों सेगमेंट के लिए कांस्टेंट होगा, तो उसको एज इट इज मैंने ई लिख दिया, प्लस
फोर्स इन BC, LBC, ABC, E प्लस फोर्स इन CD, LCD बाई ACD, E। क्लियर है? अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा है कौन सा डेटा नहीं है। तो L का वैल्यू मेरे को पता है, क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में दिया है, L भी क्वेश्चन में दिया, L कितना 1 मीटर इच क्रॉस सेक्शन, 20 × 20 10 × 10 वाला क्रॉस सेक्शन है। E का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या नहीं है, अननोन मेरा क्या रह जा रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अननोन रह जा रहा है कि FAB कितना है, FBC मेरा कितना है, FCD मेरा कितना है ना, मतलब हर एक मेंबर में मेरा फोर्स कितना है, ये फोर्स मेरे को पता नहीं है। अगर मैं ये फोर्स निकाल लूं तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार कहाँ गया पेज, हाँ तो देखो हम फोर्स इन CD अगर हम निकालने चले तो इस डायग्राम को देखिए, फोर्स इन CD अगर हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक x सेक्शन लेंगे CD में, x सेक्शन, और इस x सेक्शन पे कौन सा डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड है, तो यहाँ पे मेरे को 5 किलो न्यूटन का ही फोर्स मेरे को दिख रहा है इन CD पार्ट। तो फोर्स इन CD मेरे को पता है, लेकिन फोर्स इन BC और फोर्स इन AB मेरे को डायरेक्टली पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लीवर अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसको पहले अलग से सॉल्व करना होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट B पर जो रिएक्शन निकलेगा, समझ रहे हो, पॉइंट B पर जो रिएक्शन निकलेगा और उसी तरह से एक रिएक्शन निकलेगा मेरा पॉइंट C पर, तो वो रिएक्शंस होंगे इस बार के लिए एक्सियल फोर्सेस। तो वो रिएक्शन मेरे को पहले निकालना होगा, तब मैं जाके फोर्स इन AB एंड फोर्स इन BC में कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन फोर्स इन CD मेरे को डायरेक्टली पता चल गया, इट इज 5 किलो न्यूटन। अब और एक चीज मैं एक्सियल फोर्सेस के बारे में बता देता हूं जो आपको पहले से ही पता है। हमको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होता है एक्सियल फोर्सेस का। साइन कन्वेंशन, ठीक है, अरे बिल्ली आ गई यार। वेल साइन कन्वेंशन देखिए, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, एक्सियल फोर्सेस का बात कर रहा हूं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर अगर सेक्शन से बाहर निकलता हुआ फोर्सेस है, इसको हम कहेंगे टेंसाइल, और ये होगा पॉजिटिव नेचर का। टेंसाइल फोर्स के कारण होती है इलोंगेशन, जिसको भी हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कोई क्रॉस सेक्शन है, ओके, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स सेक्शन, ये वाला, या फिर ये वाला एक्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का सेक्शन पे आप देख रहे हो, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन के अंदर के ओर जाता हुआ अगर फोर्स है तो ये होगा कंप्रेसिव नेचर का, ये होगा कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है। अब कंप्रेशन के कारण होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो कंप्रेसिव फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन बोथ आर कंसिडर एज नेगेटिव। तो ये होगी आपका डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स का साइन कन्वेंशन, समझ में आया। दिस इज योर साइन कन्वेंशन। जैसे एसियल फोर्सेस के लिए साइन कन्वेंशन है, बेंडिंग मोमेंट्स के लिए साइन कन्वेंशन है, उसी तरह ये डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स का ये साइन कन्वेंशन है। टेंशन के कारण इलोंगेशन पॉजिटिव, कंप्रेशन के कारण कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। तो फाइनली अब हमको ये समझ में आया कि मेरे को ये जो मेंबर गिवन है, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, इसको सॉल्व करके इसका लोडिंग डायग्राम पहले हमको पता लगाना होगा। जब हमको इसका लोडिंग डायग्राम पता चल जाएगा, उसके बाद मैं फिर मेंबर फोर्सेस निकाल लूंगा। जब हमको मेंबर फोर्सेस पता चल जाएगा तो मैं टोटल एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट डी इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। ओके, तो चलिए लोडिंग डायग्राम निकालेंगे। तो लोडिंग डायग्राम पता लगाने के लिए हमको ये जो लीवर दिया हुआ है, कौन कौन सा, यहाँ पे 2 लीवर है। पहला लीवर BEF, इसको अलग से सॉल्व करना होगा। दूसरा लीवर CGH, इसको अलग से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, दोनों लीवर को बाहर निकालते हैं, है ना। इसको बाहर निकालो दोनों लीवर को। तो सॉल्विंग लीवर BEF, इस लीवर को सॉल्व करेंगे। तो लीवर निकाल लिया बाहर, तो ये लीवर निकाल लिया बाहर। इस लीवर पे पॉइंट लोड गिवन है, पॉइंट F पर 6 किलो न्यूटन का,
नाउ पॉइंट ई पर एक सपोर्ट रिएक्शन है, लेट्स सपोज इस तरह से ऊपर, इसको मैं कहता हूं आर ई। अब देखो पॉइंट बी पर, ठीक है, यहां पर हिंज कनेक्शन था लीवर और मेंबर के बीच में। किस तरह से कनेक्टेड था? हिंज कनेक्शन। तो वहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि नहीं? तो लेट्स सपोज यहां पे जो रिएक्शन है इट इज योर आरबी। अब ये आरबी का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि ये आरबी का वैल्यू जो भी हम निकालेंगे यही आरबी होगा डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स, डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी की नहीं, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी ऑन दी मेंबर की नहीं, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको यहाँ पे ये वैल्यूज दिए हैं, ये लेंथ के 0.5 मीटर है ये लेंथ, और ये वाला भी लेंथ है 0.5 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया है किसका, ये लीवर के ऊपर मैंने ये अपवर्ड डायरेक्शन का आरबी मैंने एज्यूम कर रखा है, लेट्स सपोज। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस स्ट्रक्चर को। तो लेट्स सपोज आरबी का वैल्यू आ गया मेरा पॉजिटिव। बात सुनना, यही सब कॉन्सेप्ट होती है ना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती कर देगा अपन। ओके, तो लेट्स सपोज आरबी का वैल्यू आ गया मेरा, इस सिस्टम को लेके मैंने सॉल्व किया, आरबी का वैल्यू मेरा आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीवर के ऊपर जो आरबी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड। तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ओके, फॉर इक्विलिब्रियम मेंबर के ऊपर जो आरबी होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा पॉइंट बी पर। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि नहीं। सिमिलरली अगर लेट्स सपोज इस स्ट्रक्चर को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरा जो आरबी का वैल्यू है ये मेरे को आ गया नेगेटिव में। कहने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था आरबी का कि लीवर के ऊपर अपवर्ड लग रहा है, ये एक तो ये डायरेक्शन मेरा गलत है क्योंकि वैल्यू आ गया नेगेटिव में। तो एक्चुअली में लीवर के ऊपर कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। एक्चुअली में लीवर के ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है। अगर लीवर के ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है तो पॉइंट बी पर मेंबर के ऊपर अपवर्ड लगेगा, इस तरह से। तो देखो मैं ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हम ये जो फोर्स होगा आरबी ये कंप्रेसिव नेचर का है या टेंसाइल नेचर का है एट दैट क्रॉस सेक्शन, ये हमको पता चल जाता है। कैसे? देखो ना यार, अगर अपवर्ड लग रहा है मतलब क्रॉस सेक्शन, ये एट बी कोई क्रॉस सेक्शन है, इस पर अपवर्ड लग रहा है, मतलब ये आरबी लेट्स सपोज, तो ये कंप्रेशन में आ गया ना, तो मतलब नेगेटिव। सिमिलरली एट बी अगर डाउनवर्ड लग रहा होता आरबी, और मेंबर का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये देखो सेक्शन से बाहर की ओर निकलता हुआ तो ये टेंसाइल हो जाता, तो इसको हम कंसीडर करते, जब भी एक्सियल फोर्सेस मेंबर फोर्सेस लिखते तो हम इसको पॉजिटिव लिखते। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। समझ में आया बात? ठीक है, तो इसको लिख लो बगल में, या हम लिखवा देंगे एक नोट बना के। ओके, घबराने वाली बात नहीं है। सो चलो अब हम ये जो भी मेरा एज्यूम्ड चीजें हैं इनको एजम्पशन में लेके हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये मेरा आर ई है, इसको सॉल्व करेगा तो मेरा हमको बेसिकली आर बी निकालना है। तो समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे को क्या पता चलेगा, आर बी प्लस आर ई इक्वल टू 6 किलो न्यूटन। नाउ क्योंकि पॉइंट ई पर जो सपोर्ट था इस लीवर पे वो भी हिंज है, वो भी क्या है, वो भी हिंज है, या फिर पॉइंट बी पर भी जो सपोर्ट है वो भी हिंज है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ एम जेड 0, ठीक है, तो मैं ये पॉइंट ई के अबाउट लिख सकता हूं या फिर पॉइंट बी के अबाउट लिख सकता हूं। अगर पॉइंट ई के अबाउट लिखूंगा तो आर ई जो रिएक्शन है वो पॉइंट ई से ही पास कर जाएगा, तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आरबी का वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये समेशन एफ ऑफ वाई वाला इक्वेशन का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा। तो लेट्स सपोज कि मैं डायरेक्टली भी ये पॉइंट ई पर लिख देता हूं। तो इक्विलिब्रियम लिखने के लिए पॉइंट ई पर मोमेंट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है सोम में कि आप जस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉक मूवमेंट कर दो। समझ रहे हो? तो आरबी का इफेक्ट देखो, सबसे पहले पॉइंट ई पर आरबी का इफेक्ट कैसे है, क्लॉकवाइज है कि नहीं, आरबी इंटू 0.5। सिमिलरली ये 6 किलो न्यूटन लोड का इफेक्ट देखो पॉइंट ई के वक्त, ये भी क्लॉकवाइज है, तो हम 6 इंटू 0.5 लिखेंगे।
समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ई, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ई जो कि हिंज सपोर्ट है इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा आरबी इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5 कहने का मतलब है 3 किलो न्यूटन मीटर हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आरबी का वैल्यू आरबी इक्वल टू -3/0.5, मतलब आरबी इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू -6 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो आरबी इक्वल टू -6 किलो न्यूटन का जो वैल्यू निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम अब वही कॉन्सेप्ट जो अभी एक्सप्लेन किया था आपको वही यूज करेंगे। आरबी इक्वल टू -6 किलो न्यूटन जो निकला, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन लीवर दिस आरबी is actually मेरा चाय ठंडा हो गया, actually acting in downward direction, so on member, चाय मंगवाया था चाय ठंडा हो गया, so on member, मैं भूल गया पढ़ाने के फ्लो में रह गया हूं, तो on member it is acting upward, तो अगर on member it is acting upward, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट जो है इसका कंप्रेशन है ना, ये है कंप्रेशन, समझ में आ गया? ठीक है, तो पॉइंट बी पर जो आरबी हम दिखाएंगे लोडिंग डायग्राम में, जो स्ट्रक्चर मेंबर का बनाऊंगा वो अपवर्ड लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से मेरे को ये आरबी पता चल गया। सो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूं, चाय पी लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा, मेहनत का है चाय भी बहुत मेहनत की आती है, सब आप ही लोगों की कृपा है ना। वेल चाय पी लिया, सब कर लिया, ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा लीवर को, जो कि है आपका कौन सा है, क्या नाम है भाई लीवर का? है नाम CG&H, है ना। इस लीवर को सॉल्व करेंगे, तो काट के बाहर निकालते हैं। फॉर सॉल्विंग लीवर CGF, ठीक है, इसको बाहर निकालो काट के। तो F पर अगेन एक पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन का, CGH, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट H, यहाँ पे एक रिएक्शन मान लो RG, यहाँ पे एक रिएक्शन मान लीजिए RG, और इधर एक रिएक्शन मान लीजिए RC, और हमको RC निकालना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज हमको मेंबर पे देखने को मिलेगा। सॉरी, ये लेंथ वगैरह कितना गिवन है इसमें? 0.4 एंड 0.2 मीटर, 0.4 मीटर एंड 0.2 मीटर। तो मेरे को डायरेक्टली RC का वैल्यू अगर मेरे को डायरेक्टली निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ m अबाउट पॉइंट G इक्वल टू ये इक्वेशन 0 लिख देता हूँ। तो ये लिखूंगा तो सेम आपका RC का भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, तो RC का वैल्यू इसमें आ जाएगा इस केस में -3 किलो न्यूटन। सॉल्व करिए, लिखिए। तो ये जो RC का वैल्यू -3 किलो न्यूटन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन लीवर इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इफ ऑन लीवर इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो ऑन मेंबर इट विल बी एक्टिंग अपवर्ड। तो लोडिंग डायग्राम मेरा क्या होगा इस स्ट्रक्चर का, ये मेरा मेंबर, ये अगेन एक छोटा मेंबर बीच में, फिर अगेन एक बड़ा मेंबर, ऐसा। तो लोडिंग डायग्राम मेरा यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लगा है ऑलरेडी, ये 5 किलो न्यूटन, दिस इज पॉइंट D, A, B, C। तो RC का वैल्यू हमने कितना निकाला? RC का वैल्यू निकाला मेंबर के ऊपर अपवर्ड, और उसका वैल्यू निकाला 3 किलो न्यूटन। सिमिलरली RB का वैल्यू क्या निकाला? अगेन मेंबर के ऊपर अपवर्ड, उसका वैल्यू अपने निकाला 6 किलो न्यूटन। समझ में आया क्या? सो दिस इज माय लोडिंग डायग्राम, ओके, फॉर दिस स्ट्रक्चर। ए पर आपका मेंबर फिक्स है,
तो अब हमको क्या निकालनी है, फोर्सेस इन ईच मेंबर। तो हर एक मेंबर में फोर्स निकालने के लिए आप क्या करिए, एक्स एक्स सेक्शन कट करिए। जैसे कि मैंने सीडी जो मेंबर है, फोर्स इन सीडी अगर मेरे को निकालना एफ सी डी, तो मैंने एक्स एक्स सेक्शन कट किया। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे है ना, मतलब सेक्शन के नीचे देखिए आप, मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन जो भी आप कट कर रहे हैं उसके नीचे आपको देखना है, उसके ऊपर नहीं देखना है, उसके नीचे देखना है, उसके नीचे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कि एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया, तो इसको अगर मैं बाहर निकालूं, सीडी मेंबर का एक्स एक्स सेक्शन को अगर बाहर निकाला, तो इसके नीचे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस सेक्शन के नीचे, ये मेरे को देखना है। तो इस सेक्शन के नीचे देखिए, इस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ एक लोड एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन का। तो सेक्शन से बाहर निकलता हुआ एक लोड एक्ट करने का क्या मतलब है, टेंसाइल फोर्स है वो, है ना। तो टेंसाइल फोर्स, तो फोर्स इन सीडी मेंबर जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी प्लस 5 किलो न्यूटन, मतलब टेंसाइल फोर्स है। सिमिलरली आपको अब फोर्स निकालना है बीसी मेंबर में, तो आप क्या करिए, एक्स एक्स सेक्शन एक कट करिए बीसी मेंबर में, और इस एक्स एक्स सेक्शन के नीचे देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो एफ बी सी अगर मैं लिखूंगा, तो इस एक्स एक्स सेक्शन के नीचे देखो, ये एक्स एक्स सेक्शन, इसके नीचे कौन कौन से फोर्स हैं। देखो सबसे पहले तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे एक 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड अपवर्ड इस तरह से लग रहा है, फिर एक 5 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड इस पर ऐसा लगता हुआ दिख रहा है। तो मेरा नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब वो भी टेंसाइल होगा और 2 किलो न्यूटन का होगा। सो फोर्स इन बीसी मेंबर जो नेट फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स, वो कितना है, प्लस 2 किलो न्यूटन, क्योंकि वो भी टेंसाइल नेचर का है। सिमिलरली अगर मेरे को निकालना है फोर्स इन एबी मेंबर, तो मैं क्या करूंगा, एबी मेंबर में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करता हूं, और इस सेक्शन के नीचे कौन कितने फोर्स है टोटल मैं देखूंगा। तो देखो ये एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया, तो यहाँ पे इस एक्स एक्स सेक्शन के नीचे तो देखिए एक फोर्स 6 किलो न्यूटन का ऐसा अपवर्ड लग रहा है, फिर दूसरा फोर्स लग रहा है अगेन 3 किलो न्यूटन का अपवर्ड लग रहा है, फिर तीसरा एक फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है इस तरह का। ये सारे फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा मेरा, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो अपवर्ड लग रहा होगा, मतलब सेक्शन के अंदर की ओर जाता हुआ। तो सेक्शन के अंदर की ओर जाता हुआ मतलब कंप्रेसिव, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा कितना होगा, 6 + 3 9 हो गया, तो 9 - 5 4 किलो न्यूटन। समझ रहा है, सेक्शन के अंदर की ओर जाता हुआ। तो एफ ए बी क्या होगा, एफ ए बी इक्वल टू -4 किलो न्यूटन, मतलब कंप्रेशन। सो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस पूरे स्ट्रक्चर का एफबीडी अगर आप बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये एबी मेंबर, ये एबी मेंबर 1 मीटर लेंथ, इस पे फोर्स जो लग रहा है कंप्रेसिव लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, 4 फिर दूसरा बीसी मेंबर, ठीक है, बीसी मेंबर, इस पर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो टेंसाइल लग रहा है। ओके, वो क्या लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन, ये बी ये सी, ओके, ये 2 किलो न्यूटन का टेंसाइल। तो देखो यहाँ पे भी 2 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो पॉइंट बी पर, यहां से आप देखिए इस जगह पे पॉइंट बी पर आपका टोटल फोर्स कितना लग रहा है, देखो 4 + 2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 किलो न्यूटन। तो यही चीज आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि नहीं, लोडिंग डायग्राम में पॉइंट बी पर टोटल लोड कितना, 6। देखो यार सब कुछ वही है ना। अब देखो सिमिलरली इस पे कितना लग रहा है, मतलब सीडी मेंबर पे, तो देखो इधर अपवर्ड 5 किलो न्यूटन क्योंकि टेंसाइल लग रहा था, इधर 5 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड एरो कर दिया, टेंसाइल लग रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं, जस्ट ए मिनट, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार दिखा देता हूँ। मतलब ये डाउनवर्ड एरो कर दिया 5 किलो न्यूटन, ओके, टेंसाइल मतलब सेक्शन के बाहर जाता हुआ, बाहर निकलता हुआ। तो अगेन यहाँ पर देखो मैच करवा लो, एट पॉइंट सी नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगा, मतलब कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। ये देखो नेट फोर्स यहाँ पे पॉइंट बी पर अपवर्ड, सिमिलरली नेट फोर्स एट पॉइंट सी भी अपवर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड कितना, 5 - 2 3 किलो न्यूटन।
जो कि मेरा रिएक्शन निकला था कि नहीं, समझे क्या? ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो इसमें नेगेटिव फोर्स, इसमें पॉजिटिव फोर्स, तो इसमें पॉजिटिव फोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन है, BC में इलोंगेशन होगा, टेंशन है, CD में इलोंगेशन होगा, टेंशन है। तो टोटल इलोंगेशन या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट D हम क्या कर देंगे, मेंबर फोर्सेस पता चल गया, तो जो इक्वेशन हमने लिखा था उसमें मेंबर फोर्सेस का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। पुट करो, सॉल्व करो, निकालो वैल्यू। सो डेल्टा D सबसे पहले AB मेंबर में, तो फोर्स कितना था, कंप्रेशन में था, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव लगा देता हूँ, माइनस, या फिर फोर्स के आगे आप माइनस लगा दीजिए डायरेक्ट। फोर्स था 4 किलो न्यूटन, है ना, तो 4 इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूँ, इंटू 10⁻³ मतलब न्यूटन में आ गया, इंटू लेंथ कितना था मीटर में, इसको 1 मीटर एज इट इज रखता हूँ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, 20 × 20 मतलब 400 mm², 400 mm² हो जाएगा, इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E का वैल्यू कितना था, 2 × 10⁵ मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब कुछ नहीं बच्चों, न्यूटन पर mm²। समझ में आया? तो यहां से देखो आपका ये mm² खत्म हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? ओके, केवल आपको मीटर के टर्म्स में, और ये न्यूटन इधर और यहाँ पे भी न्यूटन, तो ये न्यूटन खत्म, तो आपको क्या बचा, ये 1 मीटर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मीटर आपको डेल्टा मिल जाएगा। अगर इसमें भी अगर इंटू 10⁻³ कर देंगे तो हमको mm में डेल्टा मिलेगा। तो लेट्स सपोज हम मीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मीटर में निकाल लेते हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, इसमें बस प्लस कर देना है। सिमिलरली मेंबर फोर्स 2 × 10⁻³ इंटू अगेन वही लेंथ 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया 100, 100 × 10 × 10 मतलब 100 इंटू 2 × 10⁵। ठीक है, समझ गया बाय डिफॉल्ट कैसे जा रहा है सब कुछ। सिमिलरली मेंबर फोर्स कितना, 5 × 10⁻³, ये सारे टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई अगेन क्रॉस सेक्शन एरिया 400 अगेन इंटू 2 × 10⁵। सो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा D आपको मीटर में मिल जाएगा 1.125 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर mm में निकालना 1.125 इंटू 10⁻⁻1 मतलब इतना mm, इसका मतलब क्या हुआ 0.1125 mm। तो ये है टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट D, मतलब 2 पार्ट में इलोंगेशन हुआ, 1 पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो नेट डिफ्लेक्शन इतना आ गया आपका। तो ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व। अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मेंबर, टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मेंबर ये आपको निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द मेंबर में चेंज कहने का मतलब आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो यहीं पे समझाता हूँ। जैसे कि AB मेंबर में, AB मेंबर का जो चेंज इन वॉल्यूम है, लेट्स सपोज इट इज डेल्टा AB, डेल्टा VAB, डेल्टा VAB। BC मेंबर का इट इज डेल्टा VBC। लेट्स सपोज CD मेंबर का चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा VCD। समझ गया चीजों को? सो अब टोटल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा VAB प्लस डेल्टा VBC प्लस डेल्टा VCD, इतना ही होगा, इतना होना ही चाहिए, इससे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो अगर इतना ही होना चाहिए तो ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, इक्वेशन कैसे लिखूंगा, कैसे निकालूं? तो देखो, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वहां से मैंने आपको उसका एक एप्लीकेशन बताया था फॉर रेक्टेंगुलर बार। किसके लिए? फॉर रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार के लिए मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपस्लाइन V। इसका मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए थे तो हमको पता चला था इट इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाई E 1 माइनस 2 न्यू। तो ये फॉर्मूला हमने
आपको निकाल के दिया था, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का एप्लीकेशन फॉर रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट में, देखिए कॉपी में पीछे लिखा होगा। तो अब देखो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरा 3 बार है, ए बी बी सी सी डी, तो हर एक बार पे हमको ये चीज अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस सिस्टम, देखो इस इक्वेशन में 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड है। लेकिन मेरा क्वेश्चन में जो मेरा कॉन्सेप्ट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, अगर ए बी बार को मैं कंसिडर करूंगा तो ए बी बार पे जो फोर्स था मेरा 4 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स है, 4 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन, यही था आपका कंप्रेसिव फोर्स था, वो भी किसी एक डायरेक्शन में था। तो बाकी के दोनों मतलब तो किसी एक डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, कैसे? फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, इस बार में कहीं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वही हो जाएगा स्ट्रेस सिग्मा, किसी एक डायरेक्शन में होगा। तो बाकी दोनों डायरेक्शन में 0, तो वो जो डायरेक्शन में है उसको कोई एक डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ, या सिग्मा एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, जो भी आपका एक्सिस ऑफ, जो भी डायरेक्शन में आपने एक्सिस ऑफ द मेंबर कंसिडर किया है। तो लेट्स सपोज कि ये वर्टिकल ऐसे प्लेस था, तो वाई एक्सिस के अलाउ कंसिडर करते हैं, तो सिग्मा वाई ले लेते हैं, समझ रहे हो? तो सिग्मा एक्स 0, सिग्मा जेड 0। ओके, तो स्ट्रेस फॉर ए बी मेंबर अगर मैं लिखूंगा, फॉर ए बी मेंबर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे को लिखना है कि अपस्लाइन बी फॉर ए बी मेंबर, अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि मतलब सिग्मा स्ट्रेस इन ए बी मेंबर, जो कि ये कंप्रेसिव, जो कि हो जाएगा नेगेटिव, जो कि ये कंप्रेसिव, जो कि हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हमने लिखा है किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का या फिर जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का जो इक्वेशन लिखा है, तो इसमें जो स्ट्रेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया था मेरे प्यारे इंजीनियर भाई, जो स्ट्रेस एलिमेंट मैंने कंसिडर किया था उसमें मैंने टेंसाइल नेचर के स्ट्रेसेस को लगाए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन है, मतलब उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं, जो भी स्ट्रेस आप लोगे उसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो सिग्मा ए बी अपॉन ई 1 - 2 न्यू होगा कि नहीं बच्चों, इतना होगा, ठीक है। तो अब ये अपस्लाइन वी ए बी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ दिस ए बी बार, तो ये बराबर क्या होगा, मैं डेल्टा भी ए बी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस ए बी बार अपॉन भी ए बी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू, अभी सिग्मा ए बी, अब सिग्मा ए बी क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इन ए बी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी, एरिया ए बी, ठीक है, इंटू ई 1 - 2 न्यू। इक्वेशन समझो किस तरह से एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या, आई एम इंटरेस्टेड विथ व्हाट, आई एम इंटरेस्टेड विथ दिस पार्ट डेल्टा भी ए बी, क्योंकि इसी तरह का डेल्टा मेरे को दो और भी जो 2 बार है स्टेप्ड बार में से उनका भी निकालना है, और तीनों को फाइनली जब मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा टोटल चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा, जो कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। तो ये डेल्टा भी ए बी, तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो डेल्टा भी ए बी इक्वल टू नथिंग बट, इट इज वेरी सिंपल, और ये क्या होगा, एफ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए बी, देखना मैं इधर से उधर घुमा दूंगा, ओके, चीजों को अच्छे से देखना है, इनटू ऊपर में मैं लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ए बी बार, इनटू ब्रैकेट में इधर 1 - 2 न्यू। इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ ए बी बार है, ये जो वॉल्यूम ऑफ ए बी बार है, इसको मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं, अगर इसको मैं तोड़ू तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होगा कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया ऑफ ए बी बार इंटू लेंथ ऑफ ए बी बार लिख सकता हूं कि नहीं, एल ए बी। तो अगर मैं वॉल्यूम को इस तरह से एक्सपेंड करूंगा तो इसमें एरिया ए बी ऊपर से और एरिया ए बी नीचे से कट हो जाएगा कि नहीं, अगर ये कट हो गया तो जो मेरा फाइनल डेल्टा भी ए बी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, फोर्स इन ए बी इंटू लेंथ ए बी बाई ई, क्लियर, इंटू 1 - 2 न्यू। तो ये निकल जाएगा मेरा डेल्टा वी ए बी क्या। अगर ये डेल्टा वी ए बी निकल गया तो बाय यूजिंग दिस सेम एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट, है ना, कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना, बाय यूजिंग सेम एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट डेल्टा भी बी सी अगर हम निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, फोर्स इन बी सी मेंबर इंटू लेंथ बी सी अपॉन ई 1 - 2 न्यू,
सिमिलरली डेल्टा वी सी डी अगर मेरे को निकालना है फोर्स इन सी डी मेंबर इंटू लेंथ सी डी अपॉन ई 1 माइनस 2 टाइम्स न्यू। इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर इस तरह से लिख सकता हूँ तो ये सारे ये जो इक्वेशंस में जितने भी डेटा है वो सारे मेरे को मालूम है कि नहीं है? इट इज नोन टू मी, क्योंकि क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया ही था, अननोन किया था आपका बस ये मेंबर फोर्सेस जो कि अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। कितना? पहले वाले में 4 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, दूसरे वाले में 2 किलो न्यूटन टेंसाइल, तीसरे वाले में 5 किलो न्यूटन का टेंसाइल। कंप्रेसिव वाले में हमको नेगेटिव ले लेना है, टेंसाइल वाले सब में हम प्लस लगा के लिख देंगे। तो इसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे हर एक स्टेप्ड बार का, हर एक स्टेप्ड बार में हर एक सेगमेंट का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्या कैलकुलेट मतलब चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी स्ट्रेन कह रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। ये डेल्टा वी सी डी, डेल्टा वी बी सी, ये सारे क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो हर एक का चेंज इन वॉल्यूम कंसीडर कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आप लोग? सो टोटल चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करिए इनको। टोटल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी ए बी प्लस डेल्टा वी बी सी प्लस डेल्टा वी सी डी। तो डेल्टा वी ए बी जब कैलकुलेट करेंगे तो कंप्रेसिव लोड था, है ना, उस पे तो कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी वॉल्यूम में भी, तो माइनस 10 mm³ ये निकलेगा। फिर ये प्लस 5 mm³ कैलकुलेट करिए, इतना निकलेगा। और ये निकल जाएगा आपका प्लस 12.5 mm³। सो यहाँ से नेट आपका कितना निकल गया? ये 10 12.5 मतलब नेट निकल गया आपका प्लस 7.5 mm³। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे ई का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, एफ पहले निकाल दिया कि 4 किलो न्यूटन 2 किलो बोला तो सबको पुट करिए। लेंथ 1 मीटर आपको पता है, म्यू इक्वल टू 0.25 पता है, बस कैलकुलेटर में डालनी है आपको, सॉल्व करो। क्लियर है? तो इस तरह से हम निकालेंगे टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये यूपीएससी ईएससी का 20 नंबर का क्वेश्चन था। कितना मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? और सिंपल भी था, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व किया था, तो ये तो अपने लिए बच्चों वाली बात थी, है कि नहीं? चलिए आगे, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है मेरे प्यारे इंजीनियर्स? सो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो गेट का बात करें, ईएससी का, एसएससी जेईई का, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। फेवरेट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग पढ़े हुए हैं हमसे, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है U1 and U2 आर दी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स P1 and P2 respectively. The strain energy U stored in the same bar due to combined action of P1 and P2 will be, क्या होगा? तो स्ट्रेन एनर्जी इसलिए मैंने पूछा था ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। स्ट्रेन एनर्जी इस उसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। इट इज नथिंग बट हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सियल फोर्सेस के कारण इंटू इस फोर्स के कारण डेल्टा, यही होता है स्ट्रेन एनर्जी। कहने का मतलब है इस एक्सियल फोर्स के कारण डेल्टा क्या होगा? PL/A, तो 1/2 P इंटू एक्सियल फोर्स के कारण डेल्टा क्या होता है? डिफ्लेक्शन, PL/AE। लेट्स सपोज यहाँ प्रिज्मेटिक बार का बात हो रहा है, तो मैंने प्रिज्मेटिक बार का डेल्टा लिखा हुआ है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया ड्यू टू एक्सियल फोर्स? हाफ इंटू P² L/AE। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रिज्मेटिक बार है जिस पर एक टेंसाइल फोर्स P1 अप्लाइड है, तो इसके कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या हुआ होगा? तो इसके कारण स्ट्रेन एनर्जी हुआ होगा U1। लेट्स सपोज U1 इज व्हाट? 1/2 इसका मैग्नीट्यूड P1² L/AE। अब इसी सेम बार पर दूसरा कंडीशन में क्या किया? P2 फोर्स लगाया, सेम टेंसाइल फोर्स, सेम बार P2 फोर्स हमने लगा दिया।
तो P2 फोर्स के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर हुआ होगा? लेट्स सपोज U2 जिसका मैग्नीट्यूड है 1/2 P2 का स्क्वायर L अपॉन A, यही होगा। ठीक है, अब तीसरा केस कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर P1 और P2 है, P1 और P2 के कारण U1 और U2 है स्ट्रेन एनर्जी, तो कह रहा है कि इसी सेम बार के ऊपर अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि P1 और P2 को एक ही साथ अप्लाई कर दूं, कंबाइंड इफेक्ट। कहने का मतलब है P1 प्लस P2 को मैंने अप्लाई कर दिया, P1 प्लस P2 को मैंने अप्लाई कर दिया, ये कंबाइंड इफेक्ट हो गया। तो इसके कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? तो लेट्स सपोज ये P1 प्लस P2 दोनों मिला के है P समथिंग P। तो देखो लेट्स सपोज इसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी, इसको मैं कहता हूँ U3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 सेम P स्क्वायर L अपॉन A। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको अगर हम लिखेंगे 1/2 P के जगह P1 प्लस P2 अगर हम पुट करेंगे तो P1 प्लस P2 का स्क्वायर L अपॉन A। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर में टर्म आ गया, तो ये स्क्वायर को हम एक्सपेंड अगर करेंगे तो हम लिखेंगे U3 इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर को पहले एक्सपेंड कर दो, 1/2 A था, A तो कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं, 1/2 L अपॉन A को बाहर निकाल दिया। अब एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P1 P2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P1 स्क्वायर L अपॉन 2A प्लस P2 स्क्वायर L अपॉन 2A प्लस P1 P2 L अपॉन A, ये होगा। तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया? तो U3 इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं U1 प्लस U2 प्लस सम U एक्स्ट्रा, मतलब ये वाला टर्म P1 P2 L बाई A, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ कि नहीं जब हम कंबाइंड इफेक्ट लगा दिए। सो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको मॉडिफाई करके पूछेंगे कौन सा रिलेशन ट्रू है, जैसे कि U1 प्लस U2 इक्वल टू U3, या फिर U1 प्लस U2 ग्रेटर देन U3, या फिर U1 प्लस U2 लेस देन U3, है ना। इस तरह के ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो इसमें जनरली कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा बच्चों? देखो U1 प्लस U2 अगर आप डायरेक्टली सम लिखते हैं तो U1 प्लस U2 तो ये दोनों टर्म हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 में कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी है, तो इसका मतलब ये हुआ U3 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2 की नहीं, है ना। तो इसका मतलब U1 प्लस U2 इज लेस देन U3 की नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं। तो हरदम इस ऑप्शन को आप टिक लगाइएगा कि U1 प्लस U2 इज लेस देन U3 या फिर U3 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, ये वाला ऑप्शन हमेशा आपको टिक लगाने है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, इन सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है। ये सब कुछ क्वेश्चन बाकी थे जो हमने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चंस होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे बचा होगा उसको हम अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे फुल कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज में एनरोल कर सकते हैं एट ₹3000 ओनली। ओके, एनरोल करने के लिए कॉन्टैक्ट करिए एट 7008 420 353। आप अपना कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहीं पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा फुल कोर्स का, और सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी होगी इट विल बी 3 years एंड कंप्लीट कोर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय मी। और एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम चाहे गेट हो, PSC हो, SSC JEE हो, क्रैक हो जाएगा। मेहनत आपको करना होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुछ टॉपिक्स हो सकता है इधर उधर का हो जो आपको पढ़ने का मन कर रहा हो, जो सिलेबस में नहीं है या उससे बाहर है, जो कि ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, तो ऐसे टॉपिक्स को आप खुद पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।